नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट उमेश कुमार आप सभी लोगों को आज के मेरे नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिविल केस प्रोसीजर, सिविल ट्रायल। सिविल केस का जो ट्रायल है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। चलिए आइए हम बताते हैं कि सिविल केस क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपकी जानकारी के लायक ये वीडियो है। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस के दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और पूर्वावलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोर्ट में किसी भी केस को दायर होने का कारण सीपीसी आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी प्लेंटिफ कहा जाता है और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट कहा जाता है। सीपीसी आदेश 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारों के लिए पीड़ित व्यक्ति आतार्थवादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर करना होता है। एक अधिवक्ता ही वादी के तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्रवाई करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करते हैं, यानी कि पावर पे करना पड़ता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद वह अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसको वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। सीपीसी के धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं। सीपीसी आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाए यह बताता है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्न बातें होती है: उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है, वादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता, प्रतिवादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता, केस दायर करने की आवश्यकता की विवरण, केस के वो तथ्य जिसमें केस करने का कारण, विवाद की शुरुआत कब हुई है, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है, उन तथ्यों को लिखा जाना जो न्यायालय में के अधिकारिता में है कि वह केस को सुन सके, न्याय शुल्क, उन रिलीफ को भी लिखा जाना जिनके लिए वादी दावा करता है, केस तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण, दिनांक, वादीगण के नाम व हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान इत्यादि इस प्रावधान में किया गया है। सीपीसी के 26 और आदेश 7 में यह प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के अनुसार इन सभी पॉइंट्स के आधार पे ही वाद पत्र तैयार किया जाता है और इस प्रकार ही वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है कि वादी ने जो बातें लिखी है विवादित किसी भूमि, मकान, स्थान का है। प्रतिवादी उस विवाद के जगह पर कोई निर्माण करा रहा है या कोई तोड़फोड़ कर रहा है और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य ना करे, अर्थात विवादित जगह पर स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रहे, तो इसके लिए वादी वाद पत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पोररी लगा सकता है, निषेधाज्ञा लगा सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है। इस प्रकार वाद पत्र, शपथ पत्र और आदेश 39 नियम 1 और 2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद आदेश 4 नियम 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तें को पूरा नहीं किया है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 11 के तहत उस वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन वादी ने सभी शर्तें पूरी कर दी है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 9 के तहत उसके वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश 4 नियम 2 के तहत कोर्ट के रिकॉर्ड में केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर जारी कर दिया जाता है और उस केस नंबर को इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद सीपीसी की धारा 27, 28
29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है। सम्मन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिसमें प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। सम्मन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 नियम 6 के तहत प्रतिवादी को एक पक्षीय एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक पक्षीय का मतलब है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो वहां सिर्फ वादी को ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को सम्मन मिलने के बाद उपस्थित ना हो या ना हो का यह उचित एवं सही कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, वह हॉस्पिटल में एडमिट था या कोर्ट ने उसे सम्मन भेजा था उसी तामीली सही तरीके से नहीं हुई है वगैरह वगैरह, और न्यायाधीश उसकी बताई हुई बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो प्रतिवादी सच बोल रहा है तो फिर न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पार्टी एक्स पार्टी ऑर्डर को निरस्त कर देता है, सेट असाइड कर देता है, कैंसिल कर देता है। जैसे ही यदि सम्मन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उस वादी को वाद पत्र का जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिससे वो वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब यहाँ प्रतिवादी भी अपने अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 और नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देता है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा या प्रति दावा या वाद उत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। बचाव प्रस्तुत करने के बाद जो है प्रतिवादी अपना हाजिर होकर जो भी जवाब दावा देना होता है अधिवक्ता के द्वारा देते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो वादी द्वारा वाद पत्र में लिखी गई बातें जो जवाब प्रतिवादी अपने बचाव में देता है, इसे जवाब को जवाब या प्रतिदावा बद उत्तर कहा जाता है। प्रतिवादी ने 30 दिनों के अंदर या जो समय कोर्ट ने दिया उसके भीतर अपना जवाब दावा या बाद उत्तर पेश करना होता है। प्रतिवादी ने यदि अपने जवाब में लेट किया है तब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है। उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी के आदेश 13 नियम 1 और 2 के तहत केस से संबंधित इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पेश करने को मौका देती है कि वह अपने दस्तावेज को पेश करें जिस पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज उसके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेज को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आता है इशूज निर्धारण। न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को आदेश 14 नियम 1 के तहत लिखित रूप से तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली झगड़े का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं, जिसे कोर्ट की भाषा में इशूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या करना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इशूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों की सुनवाई होती है। इन सभी कार्रवाइयों के दौरान यदि वादी के अधिवक्ता को वाद पत्र में, प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादोत्तर या जवाब दावे में कोई चीज लिखना रह गया हो या कोई बात गलत लिखी गई हो और वो चाहते हो कि उस बात का सुधारा जाना अति आवश्यक है तो अधिवक्ता नियम 6 आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र का जवाब दावे में सुधार कर सकता है। कभी कभी पेशियों के दौरान वादी और प्रतिवादी और उनके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित न हो सके तो आदेश 17 नियम 1 के तहत हाजिरी माफी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इशूज का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उनकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिससे सभी गवाहों का नाम और पता होता है। आदेश 16 नियम 1 और 1A के तहत कोर्ट इन साक्षियों या गवाहों को सम्मन जारी कर के या बगैर सम्मन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, जिसमें वादी एक एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी गवाह को प्रतिवादी के अधिवक्ता जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन
करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तब प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह का जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करने को मौका प्राप्त होता है। दोनों तरफ से क्रॉस किया जाता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 14 का शपथ पत्र ही उनका मुख्य परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ताओं को अलग से मुख्य परीक्षण नहीं करना पड़ता है। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जिरह या प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वह वाद पत्र, शपथ पत्र, केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोर्ट गवाह नहीं बचता है तो कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ता को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस से संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क, फाइनल आर्ग्यूमेंट न्यायाधीश के समक्ष करते हैं। न्यायाधीश दोनों पार्टीज को तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी को प्रतिवादी दोनों अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा सीपीसी के धारा 33 और आदेश 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उनके विरुद्ध भी हो सकता है। यानी कि जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पार्टी को न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय की आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है जिसमें न्यायालय की मोहर लगी होती है। इसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वहां वे सीपीसी के धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1 व 2 के तहत अपील कर सकते हैं। उनको अपील करने का अधिकार है।